Functionalities are grouped in these 5 categories: external inputs, external outputs, inquiries, internal logical file, and external logical. Okay? So, line of code is not considered, but the tools that are based on modular programming, that is based on functions. Okay? So those tools which are not based on functions, those are simply structured, and those which are based on functions, those are called modular on the basis of modules. Okay? So C, C++, all these are modular programming languages. Okay? So these languages can be used in order to determine their cost on the basis of their functions. So it will be checked that what are the total external outputs of that application, total external inputs of that application. जब आप कोई भी फॉर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आप कीबोर्ड से एंटर करते हैं, ठीक है, सो दीज आर एक्सटर्नल इनपुट्स. ठीक, वो इनपुट जो कि रन टाइम पे यूज़र एक्सटर्नली देता है, सो दोज आर कॉल्ड एक्सटर्नल इनपुट्स. ठीक, स्टोर्ड वैल्यू से नहीं. ठीक है, इनपुट डिवाइसेस से जो एक्सटर्नल इनपुट दी जाती हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल इनपुट. अब ये एक्सटर्नल इनपुट कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है. मसलन आपने शिनाख्ती कार्ड नंबर देना है, ठीक, आपने सिंपल सैलरी देनी है और शिनाख्ती कार्ड नंबर देना है. तो शिनाख्ती कार्ड नंबर जब एंटर करेंगे तो ज़ाहिर है शिनाख्ती कार्ड नंबर की फॉर्मेट के मुताबिक एंटर करेंगे. ठीक, सैलरी आपने देनी है, फ्री फॉर्मेट यूज़ करेंगे. तो सैलरी की जो कम्प्लेक्सिटी है वो लो होगी. ठीक है, जो शिनाख्ती कार्ड नंबर देने की कम्प्लेक्सिटी है वो उससे कुछ ज़्यादा होगी. ठीक, अच्छा, फिर आपने ये करना है कि डेसिमल पॉइंट में वैल्यू दे रहे हैं और चेक भी लगा रहे हैं, तो आपको ये चेक लगाना पड़ेगा कि कहीं पे 2 डेसिमल पॉइंट तो नहीं आ गए. ठीक, क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट भी तो एंटर हो सकते हैं. ठीक है, 2 डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे, सिस्टम आपसे वैल्यू भी ले लेगा. ठीक है, वो पहले दूसरे डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू है उसको डिस्कार्ड कर देगा. आपसे गलती से एक डेसिमल पॉइंट गया, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट तो गलत आ जाएगा. ठीक, ये इसकी कम्प्लेक्सिटी शिनाख्ती कार्ड नंबर से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग में शामिल है. ठीक, तो आपकी एप्लीकेशन में टोटल एक्सटर्नल इनपुट्स कितनी हैं? ठीक, टोटल एक्सटर्नल इनपुट्स कितनी है? ठीक है, वो लो कम्प्लेक्सिटी की कितनी है, एवरेज कम्प्लेक्सिटी की कितनी है, हाई कम्प्लेक्सिटी की. ठीक, लो कम्प्लेक्सिटी की एक्सटर्नल इनपुट्स कौन सी होती हैं, ये आप फंक्शन पॉइंट एनालिसिस का कोई ये नेट पे डाउनलोड कर लें तो वहाँ पे उसके ये टेबल पड़ा होगा. ठीक है, कि व्हाट आर दी लो कम्प्लेक्सिटी एक्सटर्नल इनपुट्स, what are the average complexity external inputs, what are the high complexity. ठीक, तो हम सिंपल ये करते हैं, ठीक है, कि जिसको हैंडल करने में, ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े वो लो है. ठीक, तो जितनी ज़्यादा उसको हैंडल करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी कम्प्लेक्सिटी उतनी हाई होती है. ठीक है, मसलन ये टेक्स्ट बॉक्स है नेम के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हैंडल करने के लिए आपको क्या चेक लगाना पड़ेगा? डिजिट्स इसमें ना हो. हाँ, ये चेक, ये ब्लैंक. डिजिट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ना हो. अगर इसको आप रिवर्स कर लें, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स, ठीक, और स्पेसेस. ठीक है, अल्फ़ाबेट और स्पेसेस. ठीक है, ये हूँ, इसके अलावा बाकी सब कुछ ना हो. ठीक, ठीक है, तो ये चेक आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है, इसके एंट्री लेवल पे. ठीक है ना. ठीक, यानी जब आप कोई भी डिजिट प्रेस करते हैं तो वो डिजिट इसमें अपीयर ही ना हो, आपको मैसेज ना मिले कि ये गलत है या ठीक है, वो इसमें अपीयर ही ना हो. ठीक, तो इसको हैंडल करने के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. ठीक, डेट है,
ठीक है, तो डेट की वैलिडिटी चेक करने के लिए भी आपको चेक लगाना पड़ेगा। ठीक, ठीक। कुछ होते हैं रेंज चेक, ठीक है, मसलन वो है आपके टोटल मार्क्स 1000 है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं, ठीक है, वो टोटल मार्क्स से ज़्यादा न हों। ठीक, रेंज चेक हो गए। ठीक, बाद रेंज चेक होते हैं, बाद वो होते हैं टाइप चेक होते हैं। ठीक, तो इस तरह उनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो लो, एवरेज और हाई के दरमियान वेरी करती है। ठीक, अब हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल 100 इनपुट है। ठीक, 100 में से 30 लो है, 30 एवरेज है और 40 हाई है। ठीक, तो एवरेज को वेट दिए जाते हैं 3। ठीक, इसको सॉरी लो को वेट दिए जाते हैं 3, एवरेज को 4, हाई को 6। ठीक, ये कितना आ जाएगा 90, 120, 240, 240, टोटल कितना आ जाएगा 450, 450। 450। ठीक, इस तरह एक्सटर्नल आउटपुट, ठीक है, कुछ आउटपुट्स होती है, ठीक है, जो कि स्क्रीन के ऊपर होती हैं, वो इंटरमीडिएट या टेम्पररी आउटपुट्स कहलाते हैं। इंटरमीडिएट और टेम्पररी। कुछ आउटपुट होती हैं जो कि आपने रिपोर्ट में प्रिंट करनी होती है, कुछ आउटपुट होती हैं जो कि आपने ईमेल करनी होती है। ठीक, कुछ आउटपुट होती हैं जो कि पीडीएफ की सूरत में आपको चाहिए होती है। ठीक, तो अब अगर सिंपल रिपोर्ट में प्रिंट करनी है तो इसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक, इसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फॉर्मेट एडजस्ट करनी होगी। ठीक है, डिजिट के बाद 2 डिजिट ये हों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हों, 3 डिजिट हों। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेट एडजस्ट करनी होगी और ये। लेकिन अगर आप उसको ईमेल पे सेंड कर रहे हैं रिपोर्ट को, तो जाहिर है ईमेल पे सेंड करने का रूटीन भी तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ईमेल पे सेंड करने का जो रूटीन है, ठीक है, उसमें आपको SMTP सर्वर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, POP3 प्रोटोकॉल भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेंडर का एड्रेस भी देना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेट भी देनी पड़ेगी, उसका मैसेज भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, एडिशनल हो गई। ठीक है, जो कि आपको करनी पड़ेगी, उसकी कम्प्लेक्सिटी उससे ज़्यादा है। अगर आपने PDF जनरेट करनी है, उसका जो कोड आपको लिखना पड़ेगा वो ईमेल से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने रिपोर्ट बनानी है, फिर रिपोर्ट से PDF जनरेट करना है ताकि कहीं पे भी आप कॉपी कर सकें। ठीक, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी उससे ज़्यादा होगी। ठीक, तो इस तरह एक्सटर्नल आउटपुट्स, दोज आउटपुट्स विच आर आइदर हार्ड कॉपी आर टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक, दोज आर एक्सटर्नल आउटपुट। ठीक है, दोज आउटपुट विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, दोज आर टेम्पररी और इंटरमीडिएट। ठीक, एंड दे डजंट रिक्वायर मच एफर्ट। ठीक, फर्स्ट करें एक्सटर्नल आउटपुट हमारे पास 50 है, 20 ये हैं, 20 ये हैं और 10 ये हैं। ठीक, ये हो जाएंगी 250। उसके बाद है इंक्वायरीज। ठीक, इंक्वायरीज या क्यूरीज क्या होती है? क्यूरी कोई चीज़ मालूम करना होता तो है, लेकिन कंप्यूटर में क्यूरी क्या होती है? क्यूरी सर जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या किसी चेंजिंग करने के लिए क्यूरी लिखते हैं सर, अपडेशन डिलीशन या उसके नहीं, अपडेशन डिलीशन जो है, अगर इसको आप क्यूरी में ले आए फिर गलत हो गया। बाकी तो ठीक ये हो सकता है, लेकिन जब आपने अपडेशन और डिलीशन साथ कह दिया तो फिर गलत हो। दैट ऑपरेशन which is used to extract data from the stored database, ठीक है, as per your requirement। ठीक, that operation which is used to extract data, ठीक है, उसमें चेंजेस अगर शामिल हो जाए तो वो ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, वो फिर क्यूरी नहीं रहती।
ठीक है, insert, delete, update, these are transaction and select is query. ठीक, तो select statement के ज़रिए आप डेटा सिर्फ रीड करते हैं. ठीक, so select static from this table where this is equal to this. ठीक, so as per criteria you are going to extract data from the stored data. ठीक, तो वो क्यूरी है और इन क्यूरीज की बेस पे आपकी रिपोर्ट बनती है. हर रिपोर्ट के पीछे जाहिर है कोई क्यूरी होती है. ठीक, आप ये करते हैं, आपने रिपोर्ट बनानी है. ठीक है, कि वो स्टूडेंट के जिनकी फर्स्ट डिवीज़न है. ठीक, तो फिर क्यूरी आपको ये लगानी पड़ेगी, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल. ठीक है, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू फर्स्ट. ठीक, तो ये क्यूरी लगेगी तो फर्स्ट वाले आएंगे ना. ठीक है, ये क्यूरी नहीं लगेगी तो सारा डेटा आ जाएगा. ठीक, तो आप उस क्राइटेरिया की बेस पे उसको फिल्टर करते हैं. ठीक है, फिल्टर करके डेटा आप रिपोर्ट को भेजते हैं जो कि आगे प्रिंट हो. ठीक, तो जितनी रिपोर्टें होती हैं, ठीक, उतनी क्यूरीज आपको बनानी पड़ती हैं. ठीक, अब क्यूरी हो सकती है सिर्फ एक टेबल से. ठीक, क्यूरी हो सकती है सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, कामा प्रोग्राम टेबल, कामा सेशन टेबल. ठीक, वेयर स्टूडेंट डॉट प्रोग्राम इज इक्वल टू प्रोग्राम डॉट प्रोग्राम एंड स्टूडेंट डॉट सेशन इज इक्वल टू सेशन डॉट सेशन एंड प्रोग्राम डॉट सेशन इज इक्वल टू सेशन डॉट सेशन. ठीक, तो जब 3 टेबल से आप ये कर रहे हैं तो फिर 3 टेबल को ज्वाइन करना भी ज़रूरी है. ठीक, इसकी कम्प्लेक्सिटी सिंपल से ज़्यादा हो जाएगी अगर आप ग्रुप बाई करते हैं. ठीक है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम दिस टेबल. ठीक, या सेलेक्ट काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस टेबल ग्रुप बाई स्टूडेंट सेशन. तो हर सेशन में कितने स्टूडेंट हैं, काउंट ऑफ स्टूडेंट. ठीक, ग्रुप बाई सेशन. ठीक है, हैविंग दिस. ठीक, या फिर उसकी सब क्यूरी आ जाती है, सेलेक्ट फ्रॉम दिस वेयर, सेलेक्ट फ्रॉम दिस वेयर, सेलेक्ट फ्रॉम दिस वेयर, सेलेक्ट फ्रॉम दिस. ठीक है, तो नेस्टेड क्यूरी आ जाती है. तो जितनी नेस्टेड क्यूरी आती जाएगी उसकी कम्प्लेक्सिटी भी हाई होती जाएगी. ठीक, तो क्यूरी बेसिकली क्यूरी के लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती. ठीक, क्यूरी अगर कॉम्प्लिकेटेड होगी तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. क्यूरी अगर सिंपल होगी तो सिंपल प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. ठीक, तो टोटल क्यूरीज कितनी है? ठीक, लेट्स से टोटल क्यूरीज हमारे पास 30 हैं. ठीक है, 10 ये हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं. हमारे पास 130. ठीक है, इंटरनल लॉजिकल फाइल एंड एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल. इंटरनल लॉजिकल फाइल एंड एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल. आप डेटाबेस के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक, कनेक्ट होने के बाद आपने डेटा कंट्रोल से, ठीक है, किसी एक टेबल को बाइंड कर लिया. देखिए जी, तो when database is connected to your control, then data is populated in RAM. Data is populated in RAM. You can make any changes to that data, but those changes will not be permanent. Those changes will not be permanent because you have made all the changes in RAM, not in the database. Okay? So those files which are manipulated in the RAM but not on hard disk, those are called internal logical files. Internal files, or simply you can say internal file. Those files which are to be stored and manipulated on secondary storage media, on database, those are called external files or external logical files. See? So how many internal files are needed for this application and what is their complexity? See? So complexity will be same. If data has been extracted from only one file, then complexity will be low.
If it has been extracted from multiple files, it will be average. And if it is calculated data which has been extracted from multiple files, then complexity will be high. Right? So, so let's say total internal logical files are 10, 3, 2 and 5. So same as external logical files. Files will be same, but their storage destination is hard disk, not memory. So let's say these are also 10, 3, 2 and 5. Yeah. So these are our unadjusted points for different functional categories. Okay? And total unadjusted function point is equal to sum of all these. ठीक है, कितना हो जाएगा? एक 1025। So 1025 are the unadjusted function points. Okay? Unadjusted function points. Function point is equal to unadjusted function point multiplied by value adjustment factor. Value adjustment factor. Value adjustment factor सर ये TDI है
आप देखें नेट पे फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में ये 15 फैक्टर की एक लिस्ट दी हुई, ठीक, यानी जिस तरह इसमें फैक्टर से एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। एडजस्टमेंट फैक्टर से, ठीक, तो उसमें भी एडजस्टमेंट फैक्टर है। यानी इस प्रोग्राम के लिए जो कम्युनिकेशन है, ठीक, वो नॉर्मल कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक, या कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, उससे कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, उससे कॉम्प्लिकेटेड चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। नॉर्मल कम्युनिकेशन ये है कि आप इसमें नेटवर्क एनवायरनमेंट में ये कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपने एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजना, ठीक है, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन। आपने ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है ना, आपने ब्रॉडकास्ट करना है, तो ये नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। आपने ब्रॉडकास्ट करना है, यानी जितने भी हैं उन सब तक ये फाइल चली जाए, ठीक। अब यहाँ पे जो कोलिजन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक, डेटा कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप एक को भेजते हैं, ठीक है, तो एक ही रूट है, ठीक है, नॉर्मली चला जाता है, लेकिन जब आप उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं तो कोलिजन के चांसेस उससे ज़्यादा हो जाते हैं। आप उसको सेंड करते हैं वायरलेस पे, ठीक, तो अब वायरलेस में लाजमी ये है कि आपके पास वायरलेस मैश नेटवर्क हो, ठीक। वायरलेस मैश नेटवर्क में जो इंट्रूजन है, ठीक है, उसका लेवल कुछ और होता है, तो वहाँ पे उसकी कम्प्लेक्सिटी और हो जाती है। तो ये जो 15 फैक्टर है, वो 15 फैक्टर में वैल्यू दी जाती है 0 से 5 तक, ठीक, फैक्टर आप देखें, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, मल्टीपल प्लेटफार्म हो गया, ठीक है, या सर्वर बेस्ड हो गए एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 15 फैक्टर हैं जो कि इस एफर्ट पे मज़ीद ये कर सकते हैं। तो हर एक की जो रेंज है वो 0 to 5 है, 0 to 5, ठीक। इसका मतलब ये कि अगर सारे फैक्टर मैक्सिमम इसके होंगे तो फिर इसकी वैल्यू 75 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सम हो जाएगा, ठीक, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 75, ठीक। और अगर सारे के सारे वो हैं लोवेस्ट है तो 0 हो जाएगी, ठीक, ठीक। तो फर्ज करें हम ये करते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 है, ठीक है, मल्टीपल प्लेटफार्म जो है उसका 2 है, ठीक है, बाकी सारे जो है वो नॉर्मल है, ठीक, बाकी सारे 0 है। तो ये हमारे पास हो गया 5, ठीक। TDI स्टैंड फॉर टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। So here total degree of influence is equal to 5. ठीक, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0.01, ठीक है, प्लस 0.65, विच इज इक्वल टू 0.05 प्लस 0.65 इज इक्वल टू 0.7, ठीक। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया 0.7, ठीक। Unadjusted function point is equal to 1025 multiplied by 0.7, ठीक, जरा दे 666.3 जी। 666.3 666.3, ठीक। ये आपके इस प्रोजेक्ट के फंक्शन पॉइंट्स में एफर्ट आ गई, ठीक। 666.3 function points effort is required to develop this project, where external inputs are 100,
एक्सटर्नल इनपुट्स आर 100, एक्सटर्नल आउटपुट्स आर 50, ठीक है, इंक्वायरीज आर 30, ठीक है, दीज आर 10, दीज आर 10, ठीक। अब इसी प्रोजेक्ट को ये किसी और टूल में करता है, वो किसी और टूल में करता है, वो किसी और टूल में करता है। ये इस प्रोजेक्ट की नेचर के मुताबिक इसकी एफर्ट आई, ठीक। ये इस प्रोजेक्ट की नेचर के मुताबिक आई। टूल हर एक का अपना अपना हो सकता है, ठीक। तो इंटरनेशनली ये जो कुछ टूल्स हैं उनकी एफर्ट दी हुई है। ये मुख्तलिफ टूल्स के एफर्ट फैक्टर है, मुख्तलिफ टूल्स के एफर्ट फैक्टर है। ASP.NET का एफर्ट फैक्टर 6.1 है, COBOL का 15.3 है, ठीक। अब वो जिस सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है वहाँ VB.NET में काम होता है, ठीक। ये जिस सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है वहाँ C# में काम होता है, ठीक। ये जिस सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है वहाँ ASP.NET। तो ASP.NET वाला, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेगा 6.10, ठीक। VB.NET वाला मल्टीप्लाई करेगा 8.5 के साथ, C# वाला मल्टीप्लाई करेगा 9.6 के साथ, ठीक। तो लेट्स से 8.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8.5 5663 5663 .55 ठीक। ये VB.NET की एफर्ट हो गई, ठीक। इस प्रोजेक्ट की जो नेचर वाइज एफर्ट है दैट इज 666, ठीक। अब ये 666 आपकी बेस है कि आप कौन से टूल में डेवलप करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड टूल में डेवलप करेंगे, ठीक है, तो फिर आपकी एफर्ट ज़्यादा होगी। जावा वो है लाइन ऑफ कोड बेस्ड है, ठीक, तो जाहिर है उसमें एफर्ट ज़्यादा होगी। COBOL जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, ठीक, उसमें एफर्ट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक, एंड सो। तो जिस टूल में आपने डेवलप करना है, ठीक है, उस टूल के फैक्टर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आपकी ये जो है, ठीक है, FP जो है नेट FP, ठीक है, ये आ गया 563.55 VB.NET की, ठीक है। ASP का करेंगे तो कम आएगा, C# का करेंगे इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है, जो फॉर VB। अब वन फंक्शन पॉइंट, ठीक, one function point is the amount of effort that is done by one person, ठीक, पर यूनिट टाइम, ठीक, पर यूनिट टाइम। मैंने आवर नहीं कहा, मिनट नहीं कहा, ठीक है। अब इंटरनेशनली, ठीक है, ये होता है कि अगर आप एक फंक्शन एक वक्त में लिखते हैं तो ये वन फंक्शन पॉइंट, ठीक। अब जाहिर है हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है। आप फंक्शन लिखते हैं इसमें 30 मिनट में, ये लिखता है 10 मिनट में, ये लिखता है 5 मिनट में, तो इसकी कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी कैपेबिलिटी हो जाएगी 12 फंक्शन पॉइंट पर आवर, क्योंकि आप 30 मिनट में कर रहे हैं। आपकी हो जाएगी 2 फंक्शन पॉइंट पर आवर,
ठीक, ये 30 मिनट में 5 कर रहा है, ठीक है, तो घंटे में 12 कर रहा है। आप 30 मिनट में 1 कर रहे हैं तो आप घंटे में 2 कर रहे हैं। ठीक, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम होती है, ठीक, उनको पता होता है कि हमारे टीम की कैपेबिलिटी क्या है। ठीक, हमारे इसकी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अगर आपकी टीम जो कि VB.NET की टीम है, ठीक है, वो 1 घंटे में 10 फंक्शन पॉइंट की एफर्ट के बराबर काम कर सकती है, ठीक है, तो फिर टोटल वर्किंग आवर्स कितने हो जाएंगे? एक फंक्शन में, सॉरी, 1 घंटे में 10 के बराबर अगर ये कर सकती है तो ठीक, टोटल वर्किंग आवर क्या हो जाएंगे? 566.36। ठीक, ये जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपकी टीम की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यानी अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो उस क्वेश्चन में साथ ये दूंगा कि आपकी टीम की कैपेबिलिटी जो है, ठीक है, वो 6 फंक्शन पॉइंट पर आवर है, उसके लिहाज से कैलकुलेट करें। ठीक, तो आपकी टीम की कैपेबिलिटी कुछ और होगी, उस सॉफ्टवेयर हाउस की टीम की कैपेबिलिटी कुछ और होगी, मेरे सॉफ्टवेयर हाउस की टीम की कैपेबिलिटी कुछ और होगी, लेकिन फंक्शन पॉइंट इंटरनेशनली एक यूनिट है, ठीक है, जो कि डिफाइंड है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन पर यूनिट टाइम। ठीक, टाइम अब आप 6 घंटे को यूनिट बना सकते हैं, 1 घंटे को बना सकते हैं, मिनट को बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक, सो 10 फंक्शन पॉइंट्स आर कवर्ड बाय दिस टीम, ठीक है, पर वर्किंग आवर। ठीक, सो द टोटल वर्किंग आवर दैट आर रिक्वायर्ड, ठीक, टोटल वर्किंग मंथ कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाई 30 जी, नहीं, 30 से डिवाइड करेंगे या वर्किंग? 566.36 डिवाइड बाई 8। ठीक, वर्किंग डे जो होता है, सॉरी, ये वर्किंग डे, ठीक, तो ये कैसे टोटल डे सर? अभी क्या देंगे टोटल डे के यहाँ से एक वर्किंग डे, वर्किंग डेज। ठीक है, तो आपके वो होता है ना, वर्किंग डेज 8 घंटे का होता है ना। ठीक, ठीक है, ये वर्किंग आवर है ना, ये वर्किंग डे 8 घंटे के होते हैं। ठीक है, ये कर लें कितने? Seven, 70.79. 70.7। ठीक, मंथ क्या हो जाएंगे? मंथ हो जाएंगे डिवाइड बाय 22, वर्किंग मंथ। ठीक, डिवाइड बाय 22। 3.5 नहीं, 3. 3.22। ठीक, 3.22। ये आपके आगे वर्किंग मंथ। कैलेंडर मंथ हो जाएंगे 3.22 मल्टीप्लाई बाई 1.38 होता है ना, 30 पॉइंट्स, तो 30.4 डिवाइड बाई 22 1.38 होता है। 4.44. 4.44। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.5 मंथ्स। ठीक, ये अब यहाँ पे पर्सनेल जो है, ठीक है, वो कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने पर्सनेल के मुताबिक अपनी कैपेबिलिटी दी है। ठीक है ना, वो आपको पहले पता है कि आपके पास पर्सनेल कितने हैं। ठीक, जब आपने ये दे दिया, ठीक, कि आपकी टीम की कैपेबिलिटी, ठीक है, 10 फंक्शन पॉइंट पर आवर है, तो टीम आपको पहले से पता है। पर्सनल की जरूरत नहीं। ठीक है ना, हाँ, इस टीम के मुताबिक
यानी ये टीम जो कि 10 फंक्शन पॉइंट पर आवर कवर कर सकती है, उसके मुताबिक इसकी ड्यूरेशन 4.5 मंथ होगी। ठीक Months. जी, कैलेंडर कैलेंडर मंथ, ठीक है, 4.5 कैलेंडर मंथ इसकी ये होगी। ठीक क्लियर? सही है कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं है? क्लियर